इसे कहते हैं कहर, जो बोओगे वही काटोगे। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बंद करने को मजबूर हो गया है चीन। क्या बर्बाद हो जाएगा ड्रैगन? वहीं दूसरी तरफ इराक में आई श्रीलंका वाली नौबत। तो आखिरकार फ्रांस और जर्मनी ने भारत के रास्ते क्यों उतार दिया है अपनी सेना को इंडो पैसिफिक ओशियन में, यानी कि हिंद महासागर के क्षेत्र में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ कुछ देखा हुआ है, पर वैसे आपको बता दें, आपको लगेगा कि ये श्रीलंका वाली तस्वीरें हैं ना, जहां समर्थक जमा हुए थे और वो हुड़दंग मचा रहे थे, राष्ट्रपति के घर तक में घुस गए थे। तो श्रीलंका जैसी तस्वीरें जरूर है, पर ये तस्वीरें श्रीलंका की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं इराक की। इराक में इस वक्त कोई मजबूत राजनीतिक शक्ति बची नहीं है और यहाँ पे अब गृह युद्ध की स्थिति है। इराक वैसे आपको बता दें तेल और गैस का अकूत भंडार है, लेकिन इन देशों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये अपने ही खजाने का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसी तरह की लड़ाइयों में, गृह युद्ध में ये भिड़े रहते हैं। अब कारण क्या हुआ है, क्यों घुस गया है महल में ये प्रदर्शनकारी, उसी तरीके से मौज मस्ती कर रहे हैं, पूल में नहा रहे हैं, महल के अंदर फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। इराक लंबे समय से राजनीतिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन सोमवार में इराक का एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु है मुक्तदा अल सदर, इसने कह दिया कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, अपनी पार्टी कार्यालय को भी बंद कर दिया। अब अभी तक साफ नहीं हुआ है कि उसके इस तरीके के घोषणा से आखिर क्या हो रहा है, कैसा राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है। लेकिन पहले से जो है इराक संकट में है, उस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है इस धर्मगुरु ने। जैसे ही इसने ऐलान किया वैसे ही उसके समर्थक महल में दाखिल हो गए हैं। अब इन्होंने रिपब्लिक पैलेस पर कब्जा किया। इसके अलावा पीएम के घर, दूसरी सरकारी इमारतें, महल के अंदर रस्सियों से समर्थक दाखिल हो गए हैं और सीमेंट के बैरियर्स को भी गिरा दिया है। ये पीएम पर गुस्सा निकाल रहे हैं, इराक की सरकार के कई मुखिया पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि आखिरकार उनके धर्मगुरु को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। यहाँ पर आपको बता दें, इस मौलवी ने लोगों को आने के लिए कथित तौर पर न्योता दिया, जिसके बाद ये लोग यहाँ जुटे हैं और यहाँ बड़ी संख्या में जुटकर चिलचिलाती धूप में भी यहाँ इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकारी महल पहुंचकर जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा अल कदीमी, उनके मुख्यालय तक पहुंच गए। हालांकि कहा जा रहा है कि अल सदर ने ये घोषणा करके अपने विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है ताकि उसकी बातों को ही माना जाए, इराक में उसी का चले। खैर, हर जगह लगता है जैसे कुछ न कुछ संकट आकर खड़ा ही हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बंद करने की स्थिति में पहुंच चुका है। कोरोना फैलाने की इतनी बड़ी कीमत चीन को चुकानी होगी, ड्रैगन ने कभी नहीं सोचा होगा। जब साल 2020 में कोरोना का कहर बरसा तो चीन उससे अछूता रह गया, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बाकी दुनिया जो जो इससे उबर रही है, चीन इससे और बुरी तरीके से घिरता जा रहा है और धीरे धीरे तबाही के रास्ते पर चीन बढ़ता चला जा रहा है। चीन में इस वक्त वैसे भी बहुत तरह की समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के साथ साथ चीन में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हो गया है और इस विस्फोट की वजह से चीन ने हवाई सेवा, ट्रेन सर्विस को रोक दिया है और पूरी स्थिति यहाँ पर अस्त व्यस्त होती हुई दिख रही है। 6 महीने बाद फिर से एक बार इस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है। 17 मिलियन की जनता वाले शहर शेनज़ेन में इस साल मार्च में एक सप्ताह के अंदर कहा गया कि हमने महामारी पर काबू पा लिया और इसी मॉडल को हम अपनाएंगे, लेकिन लाख ये मॉडल अपना रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिल रहा है और शेनज़ेन को भी बंद करना पड़ रहा है। अब शेनज़ेन है क्या, तो आपको बता दें, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट अब बंद हो रहा है। शेनज़ेन में हुआंगकियांगबेई ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जो अभी तो फिलहाल 4 दिनों तक के लिए बंद रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों की थोक खरीदारी होती है, इसी के लिए ये जगह जाना जाता है। अब इसके साथ ही कई इलाकों पर मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। ये आपको बता दें, एक ऐसा बाजार था
था, जहां 3 विशाल बिल्डिंग्स हैं जिनमें माइक्रोचिप्स, टेलीफोन के पुर्जे बेचने वाली हजारों दुकानें हैं। अब इन सब को कह दिया गया है वर्क फ्रॉम होम करो, घर से करो काम। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की चीजें घर से कैसे काम होगा? और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन के इलेक्ट्रॉनिक पर दुनिया का एक बड़ा ग्लोबल सप्लाई चेन निर्भर करता है। अब इसका सीधा मतलब है कि ये चैन किसी न किसी तरीके से प्रभावित होगा। वैसे आपको बता दें, इसके अलावे बाढ़ और सूखे का कहर अलग ही चल रहा है चीन में। कई कंपनियां पहले से ही बंद हो चुकी हैं। टेस्ला, एप्पल जैसी कंपनियों में हीट वेव का असर भी देखने को मिल रहा है। पर इन सब के बीच में अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का धराशायी होना ये बहुत ही बुरा असर दिखाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं चीन के ऊपर अब यूरोपीय देशों का कहर टूट रहा है। फ्रांस, जर्मनी जैसे देश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी प्लानिंग के साथ रूस के साथ लड़ाइयाँ की गई ताकि रूस को पहले कमजोर कर दिया जाए, ताकि रूस चीन का समर्थन न कर पाए, दोनों एक साथ हिंद महासागर क्षेत्र में न आए। और लगभग देखेंगे आप तो ऐसा हो भी रहा है। रूस इस वक्त यूक्रेन की लड़ाई से काफी कमजोर हो चुका है और युद्ध तो वैसे भी कुछ न कुछ असर डालता ही है। रूस ने थोड़ी सी गणना करने में गलती कर दी। जब अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो के मेंबर निकले तो शायद रूस को ये लगा कि नाटो और अमेरिका कमजोर हो चुके हैं, ऐसे में यही मौका है यूक्रेन पर हमला कर दो, और रूस ने वैसा ही किया। लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग हो गई। अमेरिका और नाटो देशों ने यूक्रेन को भरपूर मदद कर दिया, जिसमें कथित तौर पर यह कुछ दिनों तक चलने वाला युद्ध काफी लंबा युद्ध चल गया और अभी भी ये युद्ध चल ही रहा है। और यहाँ पर अमेरिका, यूरोपीय देश लगातार फंडिंग कर रहे हैं। पर अब यहाँ से निकलकर फ्रांस और जर्मनी हिंद महासागर क्षेत्र में आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से अब अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में लाकर खड़ा कर रहा है। अमेरिकन नेवी के कई युद्धपोत, कई कबार बार भारत आ रहे हैं, तो वहीं फ्रांस और जर्मनी भी अपने फाइटर जेट के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में उतर रहे हैं। हाल में हमने देखा दक्षिण कोरिया के 9 फाइटर जेट भारत में उतरे और ऐसा ही फ्रांस के फाइटर जेट के साथ भी हुआ। फ्रांस का फाइटर जेट भी भारत में उतरा और भारत में उतरने के बाद ये कैलेडोनिया की तरफ आगे बढ़ा। अब जर्मनी ने भी अपने फाइटर जेट्स को हिंद महासागर क्षेत्र में भेज दिया है। 6 यूरो फाइटर जेट्स यहाँ निकले पड़े हैं और ये अपने साथ 3 A330 टैंकर और 4 ट्रांसपोर्टर के साथ यहाँ उतरे हैं। 3 दिन की ये यात्रा होगी जो यहाँ से जापान और साउथ कोरिया की होगी। मतलब हिंद महासागर के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में भी ये गश्त लगा रहे हैं। खैर, इसका मतलब है अब यूरोप इस इलाके में एक नए युद्ध की तैयारी कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूरोप जो कर रहा है वो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।